चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हमने लास्ट में मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आप भी देखते रहिएगा, जो पुरानी बातें हमने कर रखी है उनको भी देखते रहिएगा। और जितना देखो जितना पढ़ लो उतना कम है, नॉर्मल सी बात है। तो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। बात समझ आएंगे। तो मैकेनिक्स में हमने कुछ आपके पास क्वेश्चन देखे थे। अब हम देखने जा रहे हैं कौन सी यूनिट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट को। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि हम आपके पास क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसीलिए आपके पास सीरीज चलाई गई है कि क्वेश्चन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है करके। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, क्वेश्चन आपके पास पहला क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इफ द फोर्स इज अ चार्ज, इसमें लिखना इफ द चार्ज, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखना, ऑफ चार्ज। ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल इज क्यू। ठीक है भाई, दो चार्ज पार्टिकल है, उनका जो मैग्नीट्यूड है क्यू है। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस से मतलब नहीं है, क्यू है उनका मैग्नीट्यूड, ये समझ आना चाहिए। ये द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन टू चार्ज पार्टिकल इज क्यू। ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। कितने से डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे जरा बोलो, आर। ठीक हो गया। इफ द चार्ज on both particle double and distance between them reduced by half, then new force between them क्या होगा? जो नया फोर्स होगा क्या होगा, आपसे बोल रहा है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है, ठीक है, 16 टाइम्स। दूसरा ऑप्शन है 2 टाइम्स। तीसरा ऑप्शन है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब ओरिजिनल फोर्स के। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपके पास 1/2 टाइम्स। ठीक है, 1/2 टाइम्स। जो नया फोर्स होगा वो ओरिजिनल फोर्स के 1/2 टाइम्स होगा। ठीक है, या 16 टाइम होगा, 4 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, ये होगा, आपको बताना है कितना होगा करके। चलिए बताओ तो फिर क्या होगा। देखो आपसे बोला दो चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल, एक क्यू है एक क्यू है, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है जरा बोलो, आर। डिस्टेंस कितनी है जरा बोलो, आर। तो फोर्स कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय कितना होता है जरा बोलो, आर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स कितना आ जाएगा आपको बताइए, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय कितना आएगा जरा बोलो, आर। दूसरी कंडीशन है, फोर्स चार्ज को कितना कर दिया गया, डबल। इसमें भी 2Q कर दिया, डिस्टेंस आपके पास कितनी कर दी, हाफ कर दी, और आपके पास कितना हो गया जरा बोलो, चार्ज कितना हो गया जरा बोलो, 2Q। हो गया नहीं हो गया? और डिस्टेंस कितनी होगी जरा बोलो, पहले की हाफ होगी। तो अब फोर्स मैंने बोला एफ डैश हो गया, कितना आएगा, के 2Q, कितना आएगा 2Q डिवाइडेड बाय R/2 का क्या आएगा जरा बोलो, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जरा बताइए। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश इक्वल आएगा, ये कितना आएगा जरा बोलो 4, कितना आएगा के क्यू स्क्वायर, और ये कितना आएगा आर स्क्वायर। ये 4 कहां चले जाएगा जरा बोलो, ऊपर। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16, कितना आएगा जरा बोलो, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या जरा बोलो, ओरिजिनल फोर्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 टाइम्स ऑफ एफ। तो कितना हो जाएगा जरा बोलो, पहले के कंपेयर में 16 गुना हो जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं करके। जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा जरा बोलो, पहले के कंपेयर में 16 टाइम्स हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटा रहा हूं मैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, हटा देते हैं इसको, ठीक है। ये 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e and plus e are kept at a distance r, are kept at a distance r, r distance पे, ठीक है, from each other, ठीक है। where we, नेक्स्ट इसमें है where we should keep a third charge q from plus 9e on the line joining the above two charges so that it may be in equilibrium। ये किसमें होगा जरा बोलो, इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसा बोलना, सो दैट ठीक है। पहला ऑप्शन है 3r/8, ऑप्शन बी है 3r/2, ऑप्शन सी है 3r/4, ऑप्शन डी है 3r/5। ये देखो, आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा सा है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, क्वेश्चन छोटा सा है और क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। हाँ क्या कह रहा देखो, प्लस ई और प्लस 9e और आपके पास ई, ठीक है, ये प्लस 9e दिखाया, प्लस 9e और ई के बीच में एक चार्ज रखा है, अगर आपके पास चार्ज क्या रखा है, क्यू, ठीक है, और दोनों को मिलाने वाली लाइन का उस पर रखा है, बोला है सो दैट आपके पास ये जो चार्ज है, कह रहा है इस पे, ये किस पर रहेगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा। कौन सा, ये चार्ज। चलो देखो, दो बातें होती हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं क्या है करके। इसी तरीके से मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, सुना। देखो, एक प्लस 9e चार्ज है और आपके पास एक प्लस ई चार्ज है, ठीक है, इसके बीच में एक चार्ज रखा है, कह रहा आपके पास, इसको हमने बोले आपके पास क्यू। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जरा बोलो, आर। जब भी हमें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है ना, पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है, तो ध्यान में रखिएगा, जिसकी पोजीशन बोला गया उसी पे नेट फोर्स 0 कर दीजिए। मैंने क्या बोला, क्योंकि ये इसने बोला ना ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा, और जो इक्विलिब्रियम पर रहता है उसमें नेट फोर्स कितना होता है, 0। फिजिक्स में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगर कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पर है तो पहली बात उस पर आपका नेट फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो इसमें नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 मतलब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी प्लस इधर की तरफ, ये भी प्लस इधर की तरफ। ये जितना इसको इधर की तरफ लगा रहा होगा उतना ही इधर की तरफ लगा रहा होगा, ना तो ये इधर जाएगा या नहीं इधर जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये इसको इधर की तरफ, ये प्लस, तो रिपल्सन कहां की तरफ फोर्स लगता है, बाहर की तरफ, इसको मैंने बोल दिया F1। ये सिर्फ प्लस रिपल्सन लगाएगा कहां की तरफ, इसको मैंने बोल दिया आपके पास क्या, जरा बोलो, F2। ये बात समझ आई। ये जो दोनों फोर्सेस होनी चाहिए, ये कैसे होनी चाहिए बोलो, इक्वल होनी चाहिए, तभी तो ये उधर उधर नहीं जाएगा, तभी तो इसका नेट फोर्स 0 आएगा नहीं आएगा। जितना फोर्स इधर की तरफ उतना ही फोर्स इधर की तरफ, तो क्या लिख सकता हूं, F1 इक्वल क्या लिख सकता हूं, जरा बोलो, F2। अच्छा, हाँ, इसकी वजह से इसमें जो फोर्स लिखा है मैंने F1 लिखा है। अब ये मत कह रहे इनके बीच में क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी वजह से इसमें फोर्स रिपल्सन का बाहर की तरफ होगा, इसके बीच इसके इन दोनों के बीच जो रिपल्सन का फोर्स होगा इस पॉइंट पर बाहर की तरफ होगा। F1 अगर लिखूंगा इन दोनों के बीच, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जरा बोलो कितनी हो जाएगी, ये हमें निकालनी है कि ये डिस्टेंस कहां पर होना चाहिए, कहां पर रखना चाहिए करके। तो इसको मैंने बोला यहां से कितने डिस्टेंस पर रखा है, जरा बोलो x से डिस्टेंस पर रखा है। उसने मेरे से बोला है कि 9 चार्ज से बतानी करके, तो रिमेनिंग डिस्टेंस यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी जाएगी, जरा बोलो, r - x। इसको अगर मैं x बोल दूं तो ये टोटल r है, तो r - x हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन है आपके पास इधर, बाद में आपको ऑप्शन पता ही है, ठीक है।
अच्छा जरा इसकी वजह से इसमें फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के, इसकी वजह से इसमें फोर्स कितना आएगा 9E इंटू आपका क्यू, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है जरा बोलो एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा के, इन दोनों के बीच फोर्स कितना आएगा क्यू ई, डिस्टेंस कितनी जरा बोलो आर माइनस एक्स का क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। देखो क्यू से क्यू कैंसिल आउट, ई से ई कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, यहां बचा 3, ये आपके पास यह आएगा आपके पास 9 बाय आपके पास एक्स स्क्वायर, और ये आएगा 1 ओवर आर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि इन दो चार्जेस के बीच में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होता तो फिर हम वही करते, कुछ नहीं करते, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को इक्वेट कर देते, कहानी खत्म। बात समझे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम करना है। अब एक बात यहां पर बता रहे, ध्यान सुना, यहां पर कभी भी इस इक्वेशन में यहां पर ये इसको होल स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, कभी मत करना होल स्क्वायर को, खाली मैथ से डिफिकल्ट होगी, इसको होल स्क्वायर को ओपन ना करें, बल्कि इनको इस तरीके से बनाएं ताकि ये आपके पास ये जो स्क्वायर है वो हट जाए। मतलब मैं इसको 3/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 ओवर आर माइनस एक्स का क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता नहीं लिख सकता हूं। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएंगे तो कितना आ जाएगा जरा बोलो 3/x, कितना आ जाएगा 1 ओवर आर माइनस एक्स, इधर मल्टीप्लाई कर दिए 3r माइनस का 3x इक्वल टू आपके पास कितना आएगा x, तो 3r की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3r/4 कितनी आएगी 3r/4, ये ध्यान में रखना है। 3r/4 कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन हमारा सी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस पर बोला होता है, अगर इसकी वैल्यू बतानी होती ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इन टर्म्स ऑफ आपके पास e, अगर ऐसा बोला होता तो उस कंडीशन में उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं करते हैं, इस पर नहीं करोगे, बाहर वाले किसी पे जीरो करोगे। इससे पहले हमने आपके पास ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब अगर मान लो आपसे बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू इन टर्म्स ऑफ ई, ठीक है, फॉर दिस द सिस्टम रिमेनिंग इक्विलिब्रियम, तो किसी बाहर वाले पे नेट फोर्स जीरो करोगे, किस पे जीरो करोगे जरा बोलो, किसी बाहर वाले पे नेट फोर्स जीरो, क्योंकि इस पे जब नेट फोर्स जीरो करोगे तो यहां से कुछ आपके पास इनमें इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी। अरे यहां से सब कैंसिल आउट जाएंगे ना, क्यू वगैरह तो कैंसिल आउट जाएंगे, क्यू वगैरह तो कैंसिल आउट जाएंगे, तो आएगा ही नहीं कुछ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से 3r/4 पर रखा होगा, कहां से +9e से, हमने +9e से बोला था तो वहां से ली थी तो ये ध्यान में रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन लिखना, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the variation of electric field due to electric dipole, the variation of electric field, लिखा the variation of electric field due to electric dipole due to electric dipole is given by, कैसे दिया जाता है। ठीक है, अब मतलब किसके पे डिपेंड करता है, मतलब आर के साथ कैसे वेरी करता है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आपके पास आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब, तीसरा है प्रोपोर्शनल टू आपके पास आर क्यूब, और चौथा प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। बोलो वेरिएशन ऑफ आपके पास बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय, वेरी कैसे करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल की वजह से, आपको ये बोल रहा है एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे वेरी करता है बोल रहा। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए, एक डाइपोल होता है, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जितना प्लस होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है, ये आपके पास फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट रहता है, इसको हम बोलते हैं डाइपोल। कैसा ही बना सकते हो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, कैसा ही बना सकते हो, -q +q जैसे आपको सही लगता है, ये डाइपोल है। HCl NaCl सब डाइपोल होते हैं इसको हम डाइपोल बोलते हैं। अब इसकी वजह से ना इसका कुछ ना कुछ डाइपोलमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। क्या बोलते हैं जरा बोलो, P, डाइपोलमेंट P है। तो यहां से इसके सेंटर से, अगर ये सेंटर अगर है, ठीक है, इसकी लेंथ अगर आपके पास जो भी है, ठीक है, इसके अगर मैं सेंटर से अगर बोलूं, ठीक है, इसकी लेंथ आपके पास हमने आपके पास इसके सेंटर आपके पास ये है, यहां से अगर मैं सेंटर से किसी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, जैसे एक्सेस पर अगर बात करूं, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक्सेस पे, जरा पॉइंट P पे जरा बताओ, एक्सेस पे तो याद है आपके पास, याद है 2kp बाई कितना आता है जरा बोलो, r3 आता नहीं आता है, ये कहां पर आता है जरा बोलो, डाइपोल की एक्सेस पर। इसकी परपेंडिकुलर अगर बात करें, इक्वेटर पर अगर हम बात करें, यहां कहीं पॉइंट पर अगर बात करें तो कितना आता है, वो आता है kp बाई r3। दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपने देखा होगा ये कहां पर होता है जरा बोलो, एक्सेस पर,
ये एक्सियल पॉइंट पर आप ऐसा बोल सकते हो, और ये कहां पर होता है जरा बोलो, ये कहां पर होता है जरा बोलो, इक्वेटर पर। ये कहां पर होता है जरा बोलो, इक्वेटर पर। अच्छा कैसे वेरी कर रहा आर के साथ, बताओ तो जरा, आर के साथ बोल रहा कैसे वेरी करता है जरा बोलो। 1 बाय क्या, आर क्यूब, 1 बाय आर क्यूब, मैंने टेबल बनाई होगी आपको अगर याद आ रहा हो तो। ई कैसे कर रहा है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या जरा बोलो, आर क्यूब, है नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जरा बोलो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये भी बताने चाहिए एक्सेस और ये आपके पास क्या होते हैं करके। ठीक है, चलो इससे मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। If the value of electric field due to an electric dipole due to an electric dipole at an axial point, ठीक है, at an axial point is 32 न्यूटन पर कूलम। कितना है, 32 न्यूटन पर कूलम। what will be the value of what will be the value of electric field at at आपके पास क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। पहला ऑप्शन है 32 आपके पास न्यूटन पर कूलम, दूसरा आपके पास 16 न्यूटन पर कूलम, तीसरा आपके पास 8 न्यूटन पर कूलम, और ऑप्शन डी आपके पास 0। बोलो। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सेस हो 32 न्यूटन पर कूलम है, तो आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताना है। देखो आप सब, अब मैंने 0 इसीलिए डाला ताकि तुम्हारे दिमाग में 0 होता है, 0 आंसर है नहीं, लेकिन फिर मैंने इसीलिए 0 डाला था क्या, तो आपके दिमाग में 0 होता है इसलिए। कुछ कभी कभी ऐसा लगता है ना, हमारे दिमाग में कुछ चीजें फीड होती हैं, ऐसा लगता है कि वही आंसर होगा करके ना, लेकिन ऐसा होता नहीं, फिर एग्जामिनर भी आपके दिमाग के साथ खेल रहा होता है, इस बात को जरा समझना है। अच्छा अभी तो मैंने बताया था एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलो व्हाट विल बी द आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, सेम डिस्टेंस पे। अच्छा देखो हमने बोला था एक्सियल पे होता है ना, एक्सियल पे कितना होता है, 2 kp बाई क्या होता है जरा बोलो, आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे कितना होता है जरा बोलो, ये होता है kp बाई कितना होता है जरा बोलो, आर क्यूब। अच्छा इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा जरा बता सकते हो, यानी कि ये पूरा क्या है जरा बताओ, तो ये पूरा क्या है, इक्वेटोरियल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ई जो एक्सियल है, एक रिलेशन ये भी आ गया, ई टाइम्स ऑफ आपका 2 टाइम्स ऑफ क्या आ गया जरा बोलो, ई टू इक्वेटोरियल, एक रिलेशन ये भी आ गया हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू कितनी देर की जरा बोलो, 32, तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ क्या आ गया जरा बोलो, ई इक्वेटोरियल, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ई इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आएगी जरा बोलो, 16 न्यूटन पर कूलम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं है, कोई है यहाँ, कोई है यहाँ अभी ऑफिस में कोई नहीं है, क्लास चल भी कैसे होगा, कितना आएगा जरा बोलो, ये आ जाएगा आपके पास 16 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, द वैल्यू ऑफ, चलो पहले ये बताओ, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज, कैसे वेरी होता है। हाँ गुरु जी क्या था, ना ना वो
किस चीज के लिए पूछ रहे थे? अच्छा, पहले आपके पास प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऑप्शन बी है 1 बाय आपके पास r क्यूब, ऑप्शन सी है प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर आपके पास कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, ये ऑप्शन दोनों सेम हो गए। फिर आपके पास कांस्टेंट है, ये 1/r है। बोलो, पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करता है? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बोलो, 1/r, बिल्कुल। आपको पता कि एक अगर पॉइंट चार्ज होता है तो यहां से r डिस्टेंस पॉइंट p पे जो होता है आपके पास कितना होता है जरा बोलो? ये होता है k क्यू बाई कितना होता है जरा बोलो? r। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जरा बोलो? 1/r। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी। इनमें भी आप गलतियां करते हो, इसलिए आपके पास ये करने जरूरी है, ये ध्यान में रखना, छोटी छोटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक आपके पास डाइपोल एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय 1 बाय आपके पास r²। ऑप्शन बी है 1 बाय आपके पास r, ऑप्शन सी है 1 बाय आपके पास r², r क्यूब, ऑप्शन डी है 1 प्रोपोर्शनल टू r। बोलो, अभी भी सही नहीं आ रही क्या वॉइस? अभी भी सही नहीं आ रही है? वॉइस अभी भी अभी सही आ रही नहीं आ रही है? चल फिर देखो, बताओ क्या आएगा, बताओ तो फिर। अगर आप देखोगे ना तो पोटेंशियल जो आता है वो कितना आता है? v इक्वल कितना आता है जरा बोलो? डायपोल की वजह से कितना आता है इन जनरल? अगर आपने देखा होगा तो आता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r²। आता नहीं आता है? पता नहीं, के पी आपके पास कॉस थीटा बाय r² आता है। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या जरा बोलो? r²। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास? सी, ठीक। चलो नेक्स्ट। The value of electric field at the center of square, ठीक है। The value of electric field at the center of आपके पास square of side A is given by कितनी आएगी आपको बताना है। आपको फिगर दे रखा है, इस फिगर से बताना है, ठीक है। या क्या प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है ठीक है। ये 2q, एक मिनट, ये प्लस 2q है, ये प्लस 2q है, ये प्लस 2q है, ये प्लस 2q है, ठीक है। सब 2q है, q नहीं है, सब 2q है, ठीक है। ये साइड ए है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी, पहला ऑप्शन है आपके पास 4k q/a²। ऑप्शन बी आपके पास 4√2 k³ आपके पास a। ऑप्शन है आपके पास 4k³
स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऑप्शन डी है आपके पास 0। बोलो भाई कितना आएगा? कितना आएगा? 0। मैंने आपको बताया था अगर स्क्वायर फ्रेम में या किसी भी मतलब किसी भी पॉलीगन में अगर सिमेट्री होती है चार्जेस की, सिमेट्री मतलब सेम चार्जेस एट द वर्टिसेस, नेचर भी सेम होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव नहीं चाहिए, सारे के सारे नेगेटिव। देन अगर हम सेंटर पर अगर हम बताएं, ओ पर अगर हम बताने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स किसी चार्ज पर यहाँ पर, तो कितना आता है? हमेशा 0। यहाँ पर अगर एक चार्ज रखूंगा तो उसमें नेट फोर्स भी 0 आएगा। तो ये समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी वजह से इस पॉइंट पे जितना इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसकी वजह से इतना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा उतना ही इसकी वजह से कहां की तरफ होगा? जरा बोलो इधर की तरफ। जब वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? जरा बोलो कैंसिल आउट। मतलब ये जो वेक्टर है ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट आपके पास कितना आएगा? 0। वैसे इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आपके पास इधर की तरफ होगा उतना ही इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा? जरा बोलो इधर की तरफ होगा। तो एक दूसरे को ये भी कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट कितना आएगा? जरा बोलो यहाँ पर 0 आएगा। मेरे कहने का मतलब इसकी वजह से यहाँ पर आपके पास अगर आप E1 बोलोगे, इसको अगर E2 बोलोगे, तो ये 180 डिग्री के एंगल पर इनका जो ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो आपके पास ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब आप नेट निकालोगे ना तो ये आएगा E1 माइनस E2, किसका? इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, तो आपके पास ईडीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। ऐसे इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे ना, इसको अगर मैं E3 बोल दूं और इसको अगर मैं E4 बोल दूं, फिर से रिजल्टेंट मैंने ई डबल डैश बोल दिया, तो कितना आएगा? E3 माइनस का E4। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा जरा बोलो, फिर से इक्वल है, तो ये भी कितना आएगा? ये भी कितना आ जाएगा? जरा बोलो 0। तो नेट भी कितना आएगा? जरा बोलो नेट भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब है इसकी वजह से जितना इधर की तरफ उतना ही इधर की तरफ, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, तो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपसे, टू हॉलो टू हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर conducting sphere of radii r1 एंड r2, और आपको बोला था r1 इज ग्रेटर देन आपके पास r2। ठीक है, r2 ये कंडीशन दे रखी है। हैव इक्वल चार्जेस, हैव इक्वल चार्जेस। ठीक है, फिर क्या बोला? द पोटेंशियल वुड बी, क्या बोला? द पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होगा? पहला ऑप्शन है मोर ऑन स्मॉलर स्फेयर, पहला ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी है इक्वल ऑन बोथ, इक्वल ऑन बोथ स्फेयर। तीसरा ऑप्शन है डिपेंड ऑन द मटेरियल, डिपेंड ऑन द मटेरियल, डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द स्फेयर, ऑफ द स्फेयर। और चौथा ऑप्शन है आपको दे रखा है मोर ऑन बिगर स्फेयर, मोर ऑन, मोर ऑन बिगर स्फेयर। जी, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताओ तो फिर अब जरा, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है मतलब, और क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ। और ये सब आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ तो फिर।
चलो, कुछ लोग बता रहे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो आपके एकदम सही है, ठीक है। क्या जरा देखो, बोला दो स्फेयर है बोल रहा है, ठीक है, एक स्फेयर ये है, ठीक है, एक, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, किसका रेडियस बड़ा, R1 का रेडियस बड़ा है ना, दूसरा स्फेयर कैसा है, छोटा है, क्या कहा R2 है, ऐसे तो कह रहा दो स्फेयर, एक स्फेयर ये, दोनों पे चार्ज कैसा है जरा बोलो, सेम, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज कितना है क्यू, दोनों पे चार्ज सेम है, ठीक है। इस पे अगर पोटेंशियल लिखूंगा तो ये आपके पास समझ में आना चाहिए, इस पे पोटेंशियल कितना आएगा जरा बोलो, के क्यू बाई कितना आएगा जरा बोलो R1, इस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा जरा बोलो, के क्यू टू बाई कितना आएगा जरा बोलो R2, आएगा नहीं आएगा। अब मुझे क्लियर से एक बात बताओ यार, यहाँ आपके पास क्यू के क्यू तो सेम ही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका रेडियस क्या है जरा बोलो, ये आपके पास इसका रेडियस क्या है जरा बोलो, कम आपको ये दिया था ना R1 इज ग्रेटर देन आपके पास R2 करके, स्मॉलेस्ट स्फेयर हुआ, अगर आपको देखना V इज इनवर्स इक्वल टू R आ रहा है, चलो 1/r यानी कि रेडियस आ रही है, तो रेडियस जिसका छोटा होगा, यानी कि अगर रेडियस जिसका जो है क्या होगा जरा बोलो, छोटा, रेडियस अगर छोटा है तो पोटेंशियल कैसा, हाई, रेडियस किसका छोटा है, इसका छोटा है, तो मोर ऑन आपके पास स्मॉलर स्फेयर, ये होना चाहिए, ये बात में नहीं, इक्वल ऑन बोथ इक्वल, अच्छा ये भी ध्यान में सुनना, इक्वल कब होता है, कोई बता सकते है इक्वल कब होगा करके, नहीं, तुम सब मिक्स कर दे रहे हो, इनसाइड आपका पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल इनसाइड कांस्टेंट होता है, ये ध्यान में रखना, सब मिक्स मत करिए, स्फेयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर जितना सरफेस होगा उतना ही अंदर भी होगा, बात समझ में आई, हाँ देखो फिर अब सुनना, ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, ये तो के क्यू कांस्टेंट है कि के क्यू वी इज इनवर्स इक्वल टू 1/r, तो रेडियस अगर स्मॉल होगा, यानी कि रेडियस अगर स्मॉल होगा तो पोटेंशियल कैसा होगा जरा बोलो, हाई, तो स्मॉलेस्ट स्फेयर पोटेंशियल कैसा होगा जरा बोलो, हाई, ये बात समझ नहीं, वो बोल रहा था ना आपके पास, क्या बोला था, पोटेंशियल वुड बी आपके पास मोर ऑन स्मॉलर स्फेयर, इक्वल तो होता हो ही नहीं सकता, फील्ड जीरो होता, बिल्कुल सही, मैं इसीलिए तो कह रहा मिक्स कर दे रहे हो करके, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। मुझे एक बात बताओ तो ये इक्वल कब होगा दोनों पर, इक्वल कब होता है, सुना, इक्वल कब होता है, जब हम उनको दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं, जो कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं ना, एक से चार्ज दूसरे में जाता है, अगर मान लो इसमें चार्ज अगर मान लो अलग अलग है, अभी तो सेम है, ठीक है, तो अगर मान लो, ध्यान सुनो मैं क्या कर रहा हूं करके तो अगर इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज अगर क्यू है, और इनका अगर पोटेंशियल अगर डिफरेंट है, तो जब आप इनको क्या करोगे, एक कंडक्टिंग वायर से ऐड करोगे, तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद क्या होता है, चाहे भले इन पे चार्ज कुछ भी हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके, अगर इनका पोटेंशियल अगर अलग अलग है, घर में रखी हुई कभी वो जो पानी की जो टैंक होता है छत में, आपने देखा कभी, अगर दो टैंक होंगे तो दोनों, अगर आपने देखा होगा, जितना पहले में आपका पानी होता है उतना ही दूसरे में भी होता है, वो नीचे आपका सेम पाइप से कनेक्टेड रहते हैं, देखा, पहले में जितना वाटर होता है उतना ही दूसरे में भी होता है, दोनों का लेवल सेम होता नहीं होता है, भले उनका वाटर का अमाउंट कुछ भी हो, यानी कि चार्जेस भले कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं मान लो इसमें ये V1 है, V2 है, अगर आप किसी वायर से कनेक्ट करोगे ना, तो इन पे आपके पास चार्जेस एक से दूसरे पे जाएंगे, और ये एक से दूसरे पे तब तक जाएंगे जब तक ये पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इक्वल तब होता है जब उन्हें कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ते हैं, कहने का मतलब ये है, और कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो, डिपेंड ऑन मटेरियल, ये तो बात गलत है, ऐसा थोड़ी होता है, डिपेंड मटेरियल का नाम कहां आ रहा है, मोरॉन आपके पास ये भी गलत है, नेक्स्ट, the angle between the angle between the electric dynaforce and इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको आप कोरिलेट करके आंसर बता सकते हो, ठीक है, सरफेस इज कितना होगा पहला है, पढ़ रखा आपने, ऐसा नहीं पढ़ रखा है, कहीं तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, 90 डिग्री है,
तीसरा आपके पास 180 डिग्री है, चौथा आपके पास ऑप्शन 0 डिग्री है। बताओ तो फिर जरा क्या आएगा। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होता है? बिल्कुल 90 डिग्री। अच्छा हमने देखो, आप कहोगे सर ये कहां आया था, याद है एक कंडक्टर की जो सरफेस होती है ना, ये ध्यान में रखना, अगर ये मैं कह रहा हूं कंडक्टर है, ये क्या जरा बोलो, कंडक्टर, कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो किसकी तरह एक्ट करती है जरा बोलो, इक्विपोटेंशियल। क्यों? जब आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, क्या इसकी सरफेस पोटेंशियल, अगर रेडियस आर है, इस पर चार्ज क्यों है, तो इसमें पोटेंशियल कितना आता है, और पोटेंशियल कैसा होता है पूरी सरफेस पे जरा बोलो, कैसा होता है जरा बोलो, कांस्टेंट। एक अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं करके, आपको यहीं से बात पता चलेगी। एक कंडक्टर की जो सरफेस होती है कैसी होती है जरा बोलो, कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल होती है, ये ध्यान में रखना। कैसी सरफेस होती है, इक्विपोटेंशियल। अगर मैं इसमें चार्ज अगर दिया हूं, ध्यान सुनना, ये मैंने चार्ज दिया है ना, आपको पता चार्ज आ गया इसके, अब चार्ज से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चार्ज से क्या निकलती है जरा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इन जिनके बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बोला। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना, ये आपके पास सरफेस में हमेशा कैसी होती है जरा बोलो, परपेंडिकुलर। हमेशा कहां की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। अब आपको कि सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, मान लो किसी एंगल पर हो जाएंगी ना ये, तो होगा क्या पता आपको, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो चार्ज क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन है, यहां चार्ज मूव नहीं कर सकता बिना बैटरी के, बिना पोटेंशियल के। ध्यान सुनना मैं क्या कर रहा हूं, पूरी सरफेस में पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज मूव नहीं करता भी। तो अगर आपसे यहां बोला तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां चार्जेस किस पर होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, तो रेस्ट पे होंगे, इसका मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा जरा बोलो, इसके सरफेस के क्या होगा जरा बोलो, परपेंडिकुलर। कहां होता है जरा बोलो, परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि चार्जेस यहां मूव करते नहीं है। इस तरीके से सरफेस के क्या होता है जरा बोलो, परपेंडिकुलर। इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर, इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इस तरीके से सरफेस पे क्या होती है जरा बोलो, परपेंडिकुलर होती है ऐसे करके। सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे भाई, ये हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएंगे करके, कितना डिग्री का एंगल बनती है जरा बोलो, ये ध्यान में रखना, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बताइएगा इसको। अ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इज गिवन चार्ज क्यू, इज गिवन चार्ज क्यू, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and the electric field, and the electric field, and the electric field at the center, at the center of the sphere, of the sphere, of the sphere respective, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, और आपके पास Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। दूसरा है आपका ऑप्शन है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, कॉमा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ऑप्शन सी है Q डिवाइडेड बाय आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू 0। ऑप्शन डी है ठीक है। क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। बताओ यार, ये गलत नहीं होना चाहिए। इससे पहले मैं इससे इसकी कहानी बताया हूं थोड़ी देर पहले।
बिल्कुल, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में वर्क डन कितना आता है? 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन किस बात पर डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, इनिशियल किस पाथ से लेके इस बात पर डिपेंड नहीं करता, तो वर्क डन कितना आएगा? 0। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बोलो तो फिर इसको इसको बताओ तो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन 0 आता है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। ठीक है, ये बताओ, इसका ऑप्शन तो बताओ फटाफट, चलो। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। अरे कंडक्टिंग स्फीयर है। देखो, दो बातें मैं आपको क्लियर बता देता हूं, आपके दिमाग में एकदम क्लियर थॉट होना चाहिए। कंडक्टिंग स्फीयर अलग होता है, स्फीयर अलग होता है, दोनों की कहानी अलग अलग होती है। एक स्फीयर अलग चीज है, कंडक्टिंग स्फीयर अलग चीज है। जब कंडक्टिंग स्फीयर आपसे बोलता है ना, तो आप उसको स्फेरिकल सेल की तरह ट्रीट करिए। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होता है कहां रिसाइड करता है? सरफेस पर। एक कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होता है उसकी सरफेस पर आ जाता है, वो स्फेरिकल सेल की तरह ट्रीट होता है। ये ध्यान में रखिए, बात समझ आई नहीं आई? अब जरा सुनना, ये क्या कह रहा है ना, आपसे बोला कंडक्टिंग स्फीयर, मैं आपको कहानी बता देता हूं। जब हम बात करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में तो कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होता है ना, कहां होता है? सरफेस पर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जब आप इसको चार्ज दोगे तो चार्ज क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। क्या करेगा? जब इनिशियल में आप चार्ज दोगे ना, चार्ज कंडक्ट करेगा, और कहां जाने की कोशिश करेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पर। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है? सरफेस। और सरफेस पे जाके क्या हो जाता है? जरा बोलो, रुक जाता है। क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब आपसे अगर कहीं किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो आप गॉसियन सरफेस करोगे, इसके अंदर कोई चार्ज आएगा ही नहीं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जरा बोलो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ये तो ऑलरेडी पता होना चाहिए। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। ये तो बिना ऑप्शन से आप कर सकते हो। कंडक्टिंग सरफेस की कंडक्टिंग बॉडी, सुनना फिर से, कंडक्टर या कंडक्टर अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। केवल एक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक, मैंने ये नहीं कहा कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मैंने क्या कहा? एक कंडक्टर उस चार्ज है या उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, देन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर उसको बाहर से किसी बैटरी से लगा रखा ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कभी ना कभी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? एक प्लस चार्ज होता है, यहां से हम बैटरी लगाते हैं, कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके अंदर उस समय सेटअप होता है। जब कंटिन्यूअस सप्लाई होती है बैटरी की, उस समय ये ध्यान में रखना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तभी जाके आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर पाते हैं। समझ में आई बात? अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन है, तो ध्यान में रखना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। चाहे इसमें चार्ज आपने गिवन हो या इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया हो। बात समझ आई? अच्छा, पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल पता होना चाहिए। अगर हम बात करें पोटेंशियल बाहर कितना होता है, आउटसाइड हमने पढ़ा होगा सारा। आउटसाइड पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे के लिए हम क्या करते थे? आर की जगह आर रख देते थे। कितना आता था? के क्यू बाई, अच्छा आर, के क्यू बाई आर, ध्यान में रखना, के क्यू बाई आर है, स्मॉल आर है, किसी आर डिस्टेंस पे यहां कहीं। इस सरफेस पे कितना आएगा? के क्यू बाई कैपिटल आर। और इनसाइड किसी पॉइंट पी पर भी कितना आता था? जरा बोलो, पोटेंशियल कितना आता था? के क्यू बाई आर। सेंटर पे भी कितना आएगा? कांस्टेंट। क्यों यहां पे निकाला? आर पे डिपेंड करा गया, स्मॉल आर पे नहीं, इस आर पे निकाला, इस आर पे नहीं। ये तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट की बात करूं। मेरे कहने का मतलब, जो पोटेंशियल होता है ना, जितना सरफेस पे होता है उतना अंदर होता है। पोटेंशियल क्या होता है? जरा बोलो। कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पर। यहां पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट होता है, और होता कितना है वो? के क्यू बाई आर। तो कितना हो जाएगा? के क्यू, जो भी आपके पास ये के की वैल्यू आपको पास दे रखी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जरा बोलो, 0। ठीक है, हो गया। फिर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान में रखना 0 होता है। पोटेंशियल कैसा होता है? जरा बोलो, ये होता है कितना, और क्या होता है? कांस्टेंट। ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉमा बी एंड सी are the 3 point
3 points in a uniform electric field. In a uniform electric field, ठीक है. The electrostatic potential कितना आएगा, ठीक है, इज. इस तरीके से सिचुएशन दे रही है ए, बी और सी, ठीक है. ये पॉइंट आपके पास बी है, ये पॉइंट आप ए है, और ये पॉइंट आप कहीं सी है, ठीक है. मैक्सिमम आपका पहला ऑप्शन है मैक्सिमम एट बी. ऑप्शन आपके पास बी है मैक्सिमम एट सी. तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम एट ए. चौथा ऑप्शन है सेम एट ऑल पॉइंट. चलो बताओ तो फिर क्या आएगा. एबीसीआर आपका 3.9 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट बी, सी एंड आपके पास क्या ए. बोलो भाई. सेम एट ऑल पॉइंट. अच्छा सर, टोटल वर्क डन कहां पर 0 होता है. अच्छा अभी बताता हूँ, रुको अभी बताता हूँ, रुक जाओ, पहले इसको करो. एबीसी 3 पॉइंट दे के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहां पर मैक्सिमम होगा बोल रहा. एक बात बताओ यार, हमने एक रिलेशन देखा था, याद है, ई इक्वल आपके पास क्या, माइनस का डीवी बाई डी आर. देखा था या नहीं देखा है. इसका मतलब क्या होता है बताओ तो. इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते हैं ना, तो पोटेंशियल क्या होता है जरा बोलो, घटता है. अगर यहां से अगर वैल्यू निकालोगे ना, डीवी की वैल्यू निकालोगे तो आएगा माइनस का ई डॉट डी आर, ये ई इंटू डी आर आएगा. ये इक्वेशन हमको पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि ई तो आपके पास जो भी है ठीक ही है, ई मैग्नीट्यूड है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो पॉजिटिव आएगा. अब अगर ये डी आर अगर आगे की तरफ बढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आगे की तरफ बढ़ो, डी आर अगर आपका पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल क्या होता है जरा बोलो. अगर ये जो डी आर है अगर ये पॉजिटिव आता है तो पोटेंशियल क्या होता है जरा बोलो, घटता है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आगे की तरफ बढ़ते हो तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है जरा बोलो, डिक्रीज होती है. ये बात सुनिए. इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ध्यान में रखना, हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है जरा बोलो, घटती है. ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है. क्या होती है जरा बोलो, पोटेंशियल की वैल्यू घटती है. ये यहां से पता चलता है. समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं करके. जैसे जैसे आपको पता है कि ये डी आर बढ़ेगा, ये डीवी उतना ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा. पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है, कहने का मतलब ये है. तो ध्यान में रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं यहां पर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आपके पास क्या होता है, घटता है. तो मुझे बताओ, अगर घट रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल, तो बी सी ए पर कहां पर आपके पास मैक्सिमम रहा होगा. फिर अगर यहां से यहां जाने में घट रहा है, यहां से यहां जाने में घट रहा है, अगर यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है जरा बोलो, घट रहा है, तो इसका मतलब आपको यहां सबसे कम रहा होगा, फिर यहां सबसे ज्यादा, उसके ज्यादा, और सबसे ज्यादा यहां रहा होगा. तो बी पे पोटेंशियल क्या रहेगा जरा बोलो, सबसे ज्यादा. मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं. क्या लाइन, उस लाइन को आपने समझना है कि क्या, यहां पे एक लाइन लिख देना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जरा बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस. ठीक है. जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल क्या होता है जरा बोलो, घटता है. ये ध्यान में रखना है. इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके पास दिशा में जाने पर विभव, ठीक है, विभव की जो वैल्यू होती है, विभवांतर जो होता है वो घटता है. ठीक है. पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है. ये समझ पाना चाहिए. अब से चलो, अच्छा इसमें ऑर्डर लिखने के लिए बोलता तो कैसे लिखा जाता, ऑर्डर बताओ तो. ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर लिखने की कोशिश करो. बी पे क्या होता है सबसे ज्यादा, फिर सी पे होता है, फिर क्या होता है जरा बोलो, कहां होता है जरा बोलो, ए पे होता नहीं होता. तो ऑर्डर ही आता है, बी पे सबसे ज्यादा, फिर सी पे, फिर ए पर. ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्डर भी तो पूछ सकता है. ठीक है.
सुनना फिर आगे। अब इससे पहले अभी मैंने कहीं पर बताया था, वर्क डन वाली बात आ रही थी ना, मैं बात कर रहा था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। चलो क्वेश्चन ही लिख लो, वर्क डन, वर्क डन, ठीक है, नेट वर्क डन लिख देना, नेट वर्क डन, कौन सा है, हाँ कोई सा भी, नेट वर्क डन इन मूविंग और टेस्ट चार्ज, या चार्ज लिख लो और पॉइंट चार्ज, नेट वर्क डन इन मूविंग और पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी, ठीक है। नेट वर्क डन आपसे बोल रहा है, नेट वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज बोला इन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। वर्क डन कितना होगा आपसे बोला, वर्क डन की पहले आपके पास जब ए से बी जा रहा है तो पहला आपके लिखा है चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। पहला आपके पास ऑप्शन है, यह आ जाएगा आपके पास बीबी माइनस वी, पहला ऑप्शन ये है। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर दिया हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं बात को। डब्ल्यू आपके पास ए टू बी, ये आपके पास 0, जो वर्क डन है आपके पास नेक्स्ट है, वर्क डन आपके पास जो आ रहा है आपके पास Q डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपके पास VB माइनस VA, और ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस। बोलो क्या आएगा। अब सुनना, मान लो सपोज के लिए ये एक सरफेस है जिस पर पोटेंशियल सेम रहता है। मैंने क्या बोला, ये एक सपोज के लिए क्या, जरा बोलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल मतलब जिस पर पोटेंशियल सेम रहेगा, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, जरा बोलो सेम। अगर मैं पॉइंट अगर बोल रहा हूं ए और ये पॉइंट बोल रहा हूं बी, तो यहां से जब मैं चार्ज को यहां ले जाऊंगा ना, तो किस पाथ से लेके इस बात पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन, वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल पर। तो जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाऊंगा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है ए टू बी, जब जाते हैं तो क्यू वीबी माइनस वी ए, जब ए से बी जा रहे होते हैं, जब कहां से कहां जा रहे होते हैं, जरा बोलो, ए से बी, बात समझ में आई। अच्छा, जब ए से बी जा रहे हैं तो क्यू वीबी माइनस वी ए, ये हमने लिख दिया इक्विपोटेंशियल। मैंने कहा इक्विपोटेंशियल क्या होती है, इक्विपोटेंशियल एक ऐसी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है, जरा बोलो सेम। मतलब अगर यहां पर 10 होगा तो यहां पर भी 10 होगा, तभी हम उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो वर्क डन कितना आएगा, जरा बोलो, वर्क डन की वैल्यू कैसी आ जाएगी, जरा बोलो, 0 आएगी, नहीं आएगी, क्यू टाइम्स ऑफ जो आपको ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही होगी, जरा बोलो, 0। कहने का मतलब ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने में वर्क डन की वैल्यू 0 आती है। क्यों, क्योंकि वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जो वर्क डन होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डिफरेंस तो है ही नहीं, तो वर्क डन कितना आएगा, 0। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलो फिर, बस यही कह रहा था मैं, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेंगे तो कुछ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 27, ठीक है, 27 ड्रॉप्स, ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज आर चार्ज, चार्ज टू 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, ठीक है, देखा 200 वोल्ट, इसमें लिखना ईच, ठीक है। फिर उसको दे कंबाइन टू फॉर्म, दे कंबाइन टू फॉर्म
a bigger drop, ठीक है. Calculate the potential of the calculate the potential of the bigger drop. चलो बताओ. पहले का ऑप्शन है 1800 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 660 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 1320 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 1520 वोल्ट. चलो बताओ बताओ यार, कुछ तो बताओ. $27 ड्रॉप ऑफ सेम आपके पास साइज आर चार्ज एट 200 वोल्ट बोला ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप बोला. कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप. बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आएगा बोलो. अच्छा मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं, देखो ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की. अब आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में थॉट आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आता है, ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जैसा लग रहा है. ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है. जरा पिछली बार वाले लेक्चर का एग्जाम देखना, तो उसमें उसका क्वेश्चन है, उसमें डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है. ये बात समझ नहीं है, डेटा इधर उधर हो सकता है लेकिन डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान में रखना, ठीक है. नहीं तो कोई और लेक्चर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी ऑनलाइन ही रहे होते क्योंकि उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, तो लेवल लगभग दोनों का लगभग सेम ही है फिजिक्स का, ये ध्यान में रखना. आपको लग रहा होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है. लेकिन आपके पास लेवल जो होता है लगभग सेम होता है. मुझे एक बात बताओ लेवल में कोई डिफरेंट नहीं है, ये ध्यान में रखना. अब हाँ कुछ क्वेश्चन आते हैं बड़े, वो अलग बात है. इसके जो ट्रिक है ध्यान में रखना, अगर मैं कह रहा हूं छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, ठीक है, इनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई, ठीक है. इस बड़ी ड्रॉप का ऐसा मत कर देना ये 27 इंटू इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर लिख दिया, या ऐसा भी आंसर हो सकता है ऐसा आपके पास लिख दे, ऑप्शन इसकी जगह ऐसा लिख दे, इसको इसके मल्टीप्लाई करे और यहां लिख दे 5400 वोल्ट. कितने को दिमाग में ये भी आ रहा होगा ऑप्शन, ये गलत है. सुनना, इसका अगर एक ड्रॉप का अगर पोटेंशियल देखो, हर ड्रॉप कितने से चार्ज किया, 200 वोल्ट पे है चार्ज. स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज कितना जरा बोलो, 200 वोल्ट. अगर मैं बड़ी ड्रॉप का अगर पोटेंशियल का निकालना चाहता हूं, इसका जिसका मैंने बोला वीबी, देखो मैथ से पूरी की जाती है, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं. जो बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होता है, ये होता है n की पावर ऑफ 2/3 टाइम्स स्मॉल पोटेंशियल ऑफ ऑन स्मॉल ड्रॉप. n की पावर 2/3 आए, 2/3. ट्रिक है, ट्रिक सॉल्व करने की, बाकी बेसिक से भी जा सकते हैं, बड़ी बात थोड़ी है कोई. n की वैल्यू कितनी है जरा बोलो, कितनी है 27. देखो ऑप्शन में क्या आएगा, कभी 8 बोलेगा, कभी 27 बोलेगा, कभी 64 बोलेगा. क्यों? क्योंकि वो 3 का फैक्टर बनाएगा ताकि कैंसिल आउट हो जाए. कितना आएगा भी जरा बोलो, ये आएगा 27 की पावर कितना जरा बोलो, 2/3 इंटू कितना आ जाएगा जरा बोलो 200. तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की पावर 3, ये आ जाएगा आपके पास 2/3 कितना आ जाएगा जरा बोलो 200. इससे कैंसिल आउट हो गया. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर आपके पास कितना जरा बोलो 2 इंटू कितना 200. तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू कितना 200. तो n की वैल्यू कितनी आ गई जरा बोलो 1800 वोल्ट. तो बड़ा आसान है नहीं. फिर अगर ये फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा. अगर ऐसी कुछ और मतलब पूछ सकता है कुछ भी, जैसे इसमें एक क्या पूछ सकता है ना, कैपेसिटेंस का बता सकता है. जैसे बोलेगा स्मॉल की कैपेसिटेंस जो है सपोज के लिए कुछ है, बड़े वाली की कैपेसिटेंस बताओ. तो बड़े वाली की कैपेसिटेंस बताने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा. तो बड़े वाली की जो कैपेसिटेंस होती है, ये होती है n की पावर 1/3 कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर. बताने के पढ़ाने के बहुत बेहिसाब पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो मैक्सिमम पूछा जा सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पूछता है, तो वो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो रिलेशन आता है वो भी आता है n की पावर का बड़ी ड्रॉप पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बड़ी ड्रॉप के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है आपका n की पावर 1/3 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्मॉल स्फीयर. वैसे ही अगर हम बात करें चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी का जो रिलेशन होता है सिग्मा ऑन बिग स्फीयर जो होता है, वो होता है आपके पास n की पावर 1/3 सिग्मा और स्मॉल स्फीयर. ये सारे रिलेशन है. ये कैपेसिटेंस के लिए है, मेरे को लगता है ये बात समझ में आ रही होगी जहां तक है. ये कैपेसिटेंस के लिए है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ये चार्ज डेंसिटी के लिए है, और तीनों क्या है, सेम तरीके से वेरी करते हैं, सिर्फ एक पोटेंशियल अलग तरीके से आता है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, चलो वी बी इक्वल टू एन की पावर 2/3 टाइम्स वी एस। ठीक है, बाकी डिराइव भी कर सकते हो, बड़ी बात थोड़ी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। हटा दो इसको, बोलो हटा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको फॉर्म करके देता हूं, बताना फिर। हाँ ठीक है, 8 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ कैपेसिटेंस आपके पास 2 माइक्रोफेरेड ईच। 8 small drops of capacitance 2 microfarad each combine to form a big spherical capacitor। ठीक है, then find, ठीक है, find the capacitance of bigger, ठीक है, कैपेसिटर। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन 8 माइक्रोफेरेड, दूसरा है 16 माइक्रोफेरेड, तीसरा आपके पास 4 माइक्रोफेरेड, और चौथा ऑप्शन है आपके पास कितना, 2 माइक्रोफेरेड। बताओ तो फिर, ऑप्शन सी, किसका बता रहे हो तुम, ऑप्शन सी कितना आएगा जरा बताओ इसका, क्या बता, फिर मेरे को आइडिया नहीं दे रहा, देखो कितना आ रहा होगा ये, क्या बता, ऑप्शन भी मैंने गलत लिखा, मैं ऐसे ऑप्शन बना रखा हूं, देखना पड़ेगा। सी एस की वैल्यू जो सी बी आएगा कितना आएगा जरा बोलो, एन की पावर 1/3 टाइम्स कितना आ जाएगा जरा बोलो, दिया जाएगा सी एस। स्मॉल की कितनी जरा बोलो, 2, तो सी बी इक्वल कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 आपके पास 1/3, ये कितना जरा बोलो 2, तो सी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 3 इंटू कितना 1/3 इंटू कितना 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो सीबी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 इंटू 2 कितना 4 माइक्रो फेरेड। हाँ एकदम सही, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आई बात, बिल्कुल 4 माइक्रो फेरेड, मतलब बात समझ में आ गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E vector and the electric potential V is given by, पहला रिलेशन है E इक्वल आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V, पहला ऑप्शन है। दूसरा है E इक्वल आपके पास कर्ल ऑफ आपके पास V, ठीक है। ऑप्शन सी है E इक्वल आपके पास नेगेटिव ऑफ V, चल रहा है। बोलो कौन सा सही आएगा, बोलो तो E और V में रिलेशन क्या होता है, कि डेल ऑपरेटर है इनटू V। क्या होता है जरा बोलो, फटाफट रिस्पॉन्स दो, भले ही गलती दो लेकिन दो तो सही। कितना आएगा ए, पता है ना E और V में रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू
नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v। और ग्रेडियंट को ही हम क्या लिखते हैं, बिना किसी आपके पास साइन के, बिना किसी आपके पास डॉट या क्रॉस के, इनटू v। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखना, इफ v इक्वल टू लिखना 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ठीक है, वोल्ट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,0,2 मीटर इज 8 along पॉजिटिव आपका एक्स एक्सिस। फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास 16 along आपके पास पॉजिटिव आपका एक्स एक्सिस। फिर तीसरा है 8 along नेगेटिव आपका एक्स एक्सिस। ऑप्शन डी है 16 along नेगेटिव आपका एक्स एक्सिस। बोलो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी बोलिए। ई इक्वल क्या होता है, नेगेटिव आपके पास डेल वी बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप, डेल वी बाई डेल वाई ऑफ जे कैप, डेल वी बाई आपको डेल जेड ऑफ क्या होता है जरा बोलो, के कैप। अब आपको ये कहां से लिख दिया, अभी उसी से तो लिखा है, डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप, डेल बाई डेल वाई ऑफ जे कैप, डेल बाई डेल जेड ऑफ के कैप। वी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सभी में। आपका जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, खत्म। तो सिर्फ कितना आएगा, माइनस का डब्ल्यू बाई डेल एक्स ऑफ कितना आएगा जरा बोलो, आई कैप। तो कितना आ जाएगा, ये डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 8x आई कैप। और कहां पर निकालना आपको, 102 पर, तो x की वैल्यू कितनी है जरा बोलो 1, तो माइनस का कितना आ जाएगा 8 आई कैप। माइनस का 8 आई कैप का मतलब क्या जरा बताओ, तो माइनस का 8 कैप का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ है, माइनस आई कैप, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई, सी कहां से आ जाएगा, अलॉन्ग पॉजिटिव आपके पास, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल, कौन सा आएगा, नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ मैंने उसमें जल्दीबाजी में उसमें मार दिया, ठीक है, क्या आएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि आपका नेगेटिव साइन दिख रहा है ना, माइनस ऑफ आई कैप मतलब नेगेटिव, बोला से गलत, टिक गलत मार दिया, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी डिस्कस करेंगे कल। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।